मतलब मैंने वहाँ पे ना लोगों को स्ट्रेस में नहीं देखा। मतलब वो टेंशन जो यहाँ पे होता है ना, मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे लोग कंसल्ट करते हैं कि अभी मुझे टेंशन हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रही है। मतलब वहाँ पे एक्चुअल में होता है ना कि गाँव में क्या बोलते हैं कि ये टेंशन है ना, ये अमीर लोगों की बीमारी है। मतलब वहाँ पे किसी को टेंशन नहीं होती, सब रिलैक्स है, उनके पास टाइम है प्रॉपर। मतलब ये फार्मर को भी जरूरत है ये सोचने की, समझने की कि अभी लोगों को क्या चाहिए, जो उनको चाहिए ना वही दो ना। आप वो क्यों उगा रहे हो कि शायद लोगों को जरूरत ही नहीं है, फिर आपको वही उगाना है। अब वही उगा रहे हो तो प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं। इसमें दोनों जिम्मेदार है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लाइफ में मुझे डर नहीं लगा पहले, मतलब वो कैमरे का डर नहीं होता था, क्योंकि मैंने एज ए यूट्यूबर भी काम शुरू किया था। जब मैंने F2D की शुरुआत की थी तो पहले जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो ये था कि फार्मर के बीच में जाके फार्मर के पीछे पहचान बनाते। तब हमने वीडियो बनाना शुरू किया था, तो कैमरे का डर तो पहले खत्म हो गया था। लेकिन वहाँ पे जो लाइट्स थी, जो इफेक्ट्स थे, वहाँ एंट्री करके ना मेरे पैर कांप रहे थे एक बार तो। मतलब ऐसा लग रहा था मतलब अलग दुनिया थी। मतलब इतनी लाइट, सब कुछ मतलब चकाचौंध, वो पहली बार देखी थी। हमारे यहाँ क्या होता है कि इनफैक्ट मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे ना हर पेरेंट्स का ना उनके दिमाग में एक ही बात होती है, जो भी फार्मिंग कर रहे हैं, कि तुम्हारा बेटा खेती बाड़ी ना करे। और मुझे भी यही बताया गया था कि बेटा पढ़ ले वरना खेती करनी पड़ेगी, वो तेरे बस की नहीं है। फार्मिंग हमारे देश का कल्चर एग्रीकल्चर है, वो तो है ही कहीं ना कहीं। तो वो सबसे जरूरी था। बस हमारे पास वहीं पे आया था कि किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो दिमाग में देखा कि फार्मर को प्रॉब्लम है, कैसे उसको दूर कर सकते हैं। बस उस तरफ फिर दोबारा ध्यान गया था, सोचना शुरू किया था कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को छोड़ना शुरू कर देंगे तो कैसे होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो पाया अब तक। अभी तक ऐसे हमें बहुत सारे फार्मर मिले जिन्होंने लाइफ में कभी सोइल टेस्ट नहीं करवाया। मतलब आपको प्रॉब्लम क्या है आपको नहीं पता है, आप फिर भी कोई भी दवा खा रहे हो। फार्मर की प्रॉब्लम यही होती है कि वो ये नहीं समझ रहा आज के वक्त में भी कि लोगों की डिमांड क्या है, वो सिर्फ क्या है। इनफैक्ट हरियाणा पंजाब है, हरित क्रांति के बाद ना लोगों को एक ही पैटर्न की खेती करने की आदत पड़ गई है। हाँ जी, वापस से बात करते हैं फार्मिंग की। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी मैंने एक शार्क टैंक का एपिसोड देखा, वहां पे नीरज कुमार जी को देखा। उन्हीं को सोचा कि उन्हीं से बात करते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स वेलकम नीरज जी टू द शो। नीरज भाई, वेलकम टू द शो। जी, सबसे पहले भाई अभिषेक भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, पहली बार पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मतलब इनफैक्ट पहले इसका एक्सपीरियंस नहीं था हमें, जब आपने बुलाया पता लगा ठीक है यार ट्राई करके देखते हैं, नई चीजें हैं, हमें भी सीखने को मिला कुछ ना। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इनवाइट किया। पहली बार आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शार्क टैंक पे जाकर आपने फंडिंग उठाई है, वहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा, जो आप कर रहे हैं उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का मौका मिलेगा आपको। तो नीरज भाई, इसी से शुरुआत करते हैं। पहले तो बात करते हैं शार्क टैंक के एक्सपीरियंस की। ये शार्क टैंक में जाने का ख्याल कैसे आया, पहले तो मुझे ये बताओ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्पज़ क्या था। जब शार्क टैंक पहली बार हमने देखा तो हमने एक चीज़ देखी थी कि जो लोग वहाँ पहुँचे थे, मतलब सब लोग उनके बारे में बात कर रहे थे। हाँ जी। मतलब ये समझ में आता है यार कि कोई वहाँ चला गया तो मार्केटिंग किस लेवल की होगी। बिल्कुल। पहले ना हमारे दिमाग में आता है कि यार भाई यहाँ पे मौका मिल जाए और कुछ होना हो, पहली चीज़ मार्केटिंग जरूर होगी। सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में ये थी। दूसरी बात ये थी कि कहीं कोई डील मिल गई तो उनका एक्सपीरियंस मिलेगा, शार्क्स का जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो नेटवर्क है, वो हमें मिलेगा। क्योंकि पैसा, वहाँ पे पैसा बड़ी चीज़ नहीं होता। पैसा आप कहीं से भी उठा लोगे, कहीं भी मिल जाएगा आपको, लेकिन वहाँ पे जो कोई पर्सन जो एक तरह से लीडर है अपनी इंडस्ट्री का, तो आपको उसका एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसका नेटवर्क मिल रहा है। क्योंकि आज के वक्त में ना सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, वो इंफॉर्मेशन की वैल्यू है। बस हमें ये लगा था कि वहाँ पे मार्केटिंग होगी, उनकी नॉलेज, अगर डील मिल गई है तो उनकी नॉलेज मिल जाएगी, डील होती है तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा इज नॉट द प्रायोरिटी। सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी नॉलेज थी। हाँ, दिमाग में था कि डील मिले ना मिले, मार्केटिंग तो होगी ना, तो भाई कम से कम यहाँ जरूर ट्राई करो, ये हमारे दिमाग में था। मजा आया जाके? नहीं, डेफिनेटली, मतलब पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस मिला था हमें। उससे पहले मतलब इतना कि लाइन ही नहीं थी, कोई जानकारी में भी कोई नहीं गया था। मैं किसी से पूछ भी लूँ ना कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, क्या हुआ। मतलब मैंने ट्राई किया कि कोई मिल जाए, मैंने ऑनलाइन भी देखने की कोशिश की थी कि शार्क टैंक पहले गया कुछ बता पाए। नहीं मिला कोई भी। तो ये था कि मतलब पहली बार का एक्सपीरियंस था कि चल जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मतलब अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब अच्छा लगा हमें वहाँ जाके। जब आप लोग स्टेज पे एंट्री करी थी और 20-25 कैमरास आपके ऊपर फोकस थे, तो क्या फीलिंग क्या आ रही थी? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लाइफ में मुझे डर नहीं लगा पहले। अच्छा। मतलब वो कैमरे का डर नहीं होता था। हाँ जी। क्योंकि मैंने एज ए यूट्यूबर भी काम शुरू किया था। जब मैंने F2D की शुरुआत की थी, तो पहले जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो ये था कि फार्मर के बीच में जाके फार्मर के पीछे पहचान बनाते हैं। तब हमने वीडियो बनाना शुरू किया था, तो कैमरे का डर तो पहले खत्म हो गया था। लेकिन वहाँ पे जो लाइट्स थी, जो इफेक्ट्स थे, मतलब वहाँ एंट्री करके ना मेरे पैर कांप रहे थे एक बार तो। मतलब ऐसा लग रहा था मतलब अलग दुनिया थी। मतलब इतनी लाइट, सब कुछ मतलब चकाचौंध, वो पहली बार देखी थी हमने। मतलब ऐसा लग रहा था उस वक्त, मतलब कि भाई मतलब सच में पैर कांप रहे थे। और इनिशियल स्टेज पे जब 5-6 मिनट हो चुकी थी, वहाँ पे हम बात कर रहे थे शार्क के साथ, तब भी उसके बाद जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ था ना। उससे पहले था एक डर, एक जो जहन में था।
तो मैं सबको बता देता हूँ कि नीरज जी ने अपना जो करियर है वो ऑडिटिंग से शुरू किया था और आज ऑडिटर और बैंकर से आज वो फार्मिंग कर रहे हैं। सर ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आप फार्मिंग की दुनिया में नए हैं, क्योंकि आपकी फैमिली फार्मिंग से ही लिंक्ड थी जी। तो आपके लिए इजी था ये स्विच, राइट? बट आपने तो काफी 10-13 साल लगा दिए आपने कॉर्पोरेट लाइफ में, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ, गवर्नमेंट लाइफ, जो भी बोल दीजिए, उसमें 10-13 साल आपने बिता दिए। तो फिर उसके बाद क्यों आपको लगा कि यार अब नहीं, बस अब तो वापस पापा के एक चीज देखते हैं और फार्मिंग में कैसे हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं? देखिए, इसमें हमारे यहाँ क्या होता है कि इनफैक्ट मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे ना हर पेरेंट्स का ना उनके दिमाग में एक ही बात होती है, जो भी फार्मिंग कर रहे हैं, कि तुम्हारा बेटा खेती बाड़ी ना करे। और मुझे भी यही बताया गया था कि बेटा पढ़ ले वरना खेती करनी पड़ेगी, वो तेरे बस की नहीं है। मेरे दिमाग में वही बैठा हुआ था। इनफैक्ट मेरी पढ़ाई का खर्चा, मेरे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, सबका पढ़ाई का खर्चा फार्मिंग से ही आया था। फादर साहब फार्मिंग करते थे, वहीं से हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज थे सब वहाँ से आए थे। तब यही बताया गया था कि भाई खेती कर लो, नहीं मतलब पढ़ लो वरना खेती करनी पड़ेगी। हाँ, तो एक डर था, तो पढ़े, तो उसके बाद मतलब जॉब मिली। तो उस जब एक ये जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था ना, वहाँ से चीज़ें बदली थी मेरे लिए। इनफैक्ट उससे पहले क्या था, उससे पहले तो हमारे लिए था नॉर्मल, क्या मतलब बढ़िया जॉब चल रही थी भाई, कोई टेंशन नहीं थी, मतलब टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, सैलरी टाइम पे, कोई बर्डन नहीं ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है। और मैं पहले एक मेन चीज़ क्या था कि पढ़ते हुए ही मेरी जॉब लग गई थी। तो ना एक कोई पर्सन होता है जिसको थोड़ा एक डर लगता है कि यार अब क्या होगा, पढ़ाई पूरी हो गई है, घर पे बैठना पड़ जाए तो दिक्कत, वो फेज नहीं आया हमारी लाइफ में। और दूसरा एक ये भी था कि कॉन्फिडेंस वैसे इंक्रीज हो गया था कि एक जॉब मिली, फिर उसके बाद दूसरी मिल गई, वो छोड़ दी, फिर तीसरी मिल गई। ये होता कि यार कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो घर वाले, मतलब मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी दूसरी जॉब का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, मैंने पहली छोड़ दी थी। मतलब कोई दिक्कत नहीं यार, अब कर लेंगे, वो उसमें हो जाएगा, मतलब मैं इंटरव्यू देके गया, अंदर से फीलिंग थी वो हो जाएगा, अब इसको छोड़ देते हैं। घर वाले, हाँ, घर वाले बोले भाई क्या होगा, भाई तू छोड़, अभी मत छोड़, जब आ जाए फिर छोड़ना। नहीं हो जाएगा, टेंशन मत लो, इसकी फिक्र मत करो, अब मैं कुछ और देख लेता हूँ एक बार तब तक, वरना वहाँ हो जाएगा। तो उसके बाद मतलब जब मैंने तीसरी जॉब छोड़ने का मेरे दिमाग में प्लान आया, तो घर वालों को ये था यार अब तो कुछ कर ही लेगा, मतलब होता है कि वो चीज़ अंदर से आती है। जब मैंने घर वालों को बताया कि अब मुझे एग्रीकल्चर में कुछ करना है, क्योंकि किसान आंदोलन शुरू हुआ था, हमारी आंखों के सामने हुआ था। जब मैं ऑफिस ट्रैवल करता था तो मैं देखता था लोगों को, मतलब आई डोंट नो कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, कि मैं भी दिल से जुड़ा हुआ था। एक लग रहा था कि यार फार्मर के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, तभी इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो दिमाग में दूसरी बात क्या थी कि वो जो एक शोषण है ना, वो मैंने खुद देखा है। फादर साहब के साथ मैं फार्मिंग करता था, क्योंकि क्या होता है कि हरियाणा में जो भी फार्मिंग बैकग्राउंड से ना, उनको ये डर लगता है कि अगर बेटा नौकरी नहीं कर पाया तो क्या करेगा, कम से कम फार्मिंग की कुछ नॉलेज उसको दो। तो फादर साहब मुझे साथ में रखते थे, तो मैंने वो चीज़ें देखी थी। ठीक है, बाद में जॉब लग गई तो ये हुआ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जरूरत भी नहीं थी कुछ देखने की। मैंने मेरे फादर साहब की एग्री फार्मिंग छुड़वा दी थी, मतलब मेरी जॉब लग गई, भाई की जॉब लग गई थी गवर्नमेंट जॉब। तो फिर हमने क्या किया कि अब हम खुद कमा लेंगे, अब फार्मिंग के ऊपर हम डिपेंड नहीं है, आप छोड़ दो। फार्मिंग करना फादर साहब ने छोड़ दिया था। जब ये किसान आंदोलन हुआ उसके बाद समझ में आया था यार कि कहीं ना वो प्रॉब्लम क्या है। एक चीज़ खुद देखिएगा, जैसे क्या होता है कि जो पढ़ा लिखा आदमी होता है घर में, वो उस प्रोफेशन को लेकर आगे जाता है। फार्मिंग में क्या हो रहा है, जो पढ़ा लिखा होता है वो फार्मिंग को छोड़ता जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, मतलब पढ़े लिखे लोग फार्मिंग नहीं करते, तो टेक्नोलॉजी का नॉलेज ट्रांसफर कैसे हो पाएगा जब पढ़े लिखे लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। तो और आप एक चीज़ देखिएगा, जब ये कोविड-19 हुआ था, मतलब सब लोग घर में बैठे थे, एक फार्मिंग ही थी जिस वजह से हमारा देश चल रहा था। लोगों को खाना, आप चीज़ देखिएगा, लोगों को खाना कौन पहुंचा रहा था, खेत में किसान काम कर रहा था, हमारे पास खाना, मतलब हर चीज़ के बिना हम सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन खाने के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमें किसी के सामने कटोरा लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ी थी, कोई भूखा नहीं मरा था, सबसे पहली चीज़ ये है उस वक्त भी। तो सबसे जरूरी क्या है, फार्मिंग हमारे देश का, मतलब एक तरह से मतलब देश का कल्चर एग्रीकल्चर जो बोलते हैं, वो तो है ही कहीं ना कहीं। तो वो सबसे जरूरी था। तो बस हमारे पास वहीं पे आया था कि किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो दिमाग में देखा कि फार्मर को प्रॉब्लम है, कैसे उसको दूर कर सकते हैं। बस उस तरफ फिर दोबारा ध्यान गया था, सोचना शुरू किया था कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अगर छोड़ना शुरू कर देंगे तो कैसे होगा। तो उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था कैसे यार एग फार्मर के लिए काम कैसे करें। तो सोचना शुरू किया, बैकग्राउंड वो था, तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी आसान भी रही। फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप हमारे दिमाग में ना एक चीज़ आई थी। पहले फार्मर अगर वहाँ पे बैठा है तो उसका रीज़न था वो एमएसपी मांग रहा था, मतलब हमें एक फसल का न्यूनतम प्राइस मिलना चाहिए, ताकि कुछ भी उगाया है तो एक कम से कम इस प्राइस पे तो जरूर बिकेगा। जैसे आप देखते हैं, मतलब दोनों चीज़ों में ना बहुत डिफरेंस होता है। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट है उसके ऊपर होता है एमआरपी, मैक्सिमम प्राइस, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, वरना अगर ये ना हो तो
कॉर्पोरेट के जो लोग हैं वो उससे ज़्यादा भी बेच देंगे। बिल्कुल। फार्मर मांगता है कि मिनिमम प्राइस दे दो एक, भाई इससे कम मत लो, कम से कम इतना तो फिक्स होना चाहिए। फार्मर की डिमांड है सिर्फ मिनिमम की, कि कम से कम इतना ले लो, हम उगा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आप एक चीज देखेंगे उसका मांगने का रीजन भी क्यों है। जैसे अभी रिसेंटली की अगर मैं बात करूं तो फूल गोभी है, पोटैटो है, उसका प्राइस 1 kg 2 kg तक पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। सबसे मेन चीज, आपके घर में तब भी 20-30 रुपए की आ रही थी पर केजी। मतलब फार्मर ही बोलता है यार कोई अगर 30 रुपए केजी खरीद रहा है तो खरीद लो, कम से कम हमें तो 5 रुपए दे दो। एक मिनिमम प्राइस तो हमारा होना चाहिए। तो वहां से समझ में आया था कि कैसे फार्मर की इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, उसको प्राइस अच्छा दिलवाना है, कैसे करना चाहिए। तो वो वहां से प्लान हमारा शुरू हुआ था। तो F2DF भी नाम हमने इसलिए रखा था कि पहले ये समझ में आया कि कैसे फार्मर की पहले इनपुट कॉस्ट कम करें, कैसे उसको फसल का प्राइस दिलवाएं। तब हमने F2DF का नाम रखा, जिसमें पहले ये था कि इनपुट तो तब बेचेंगे जब फार्मर होंगे, और फार्मर से तब खरीद पाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा। तो पहले हमने क्या किया, शुरू किया फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर, कि जो हम इजीली कर सकते हैं। टेक बैकग्राउंड था मेरा, तो हमने प्लेटफॉर्म, वेबसाइट प्लेटफॉर्म बनाया सिर्फ कि फार्मर आपस में ट्रांजेक्शन करना शुरू करे, बस वो भी बहुत है। अच्छा। जैसे एक फार्मर के पास बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो दूसरे फार्मर को जरूरत होती है। मतलब सपोज आपको नहीं पता कि आपके आसपास किसके पास क्या सामान अवेलेबल है, तो हमने वो प्लेटफॉर्म बनाया कि किसान आपस में फ्री में खरीद बेच पाए। वो भी अगर हो जाए तो कॉल व्हाट्सएप के थ्रू। आज के वक्त में मैक्सिमम फार्मर है फोन रखते हैं, तो हमने ये शुरू किया था कि जैसे फार्मर को कोई सेकंड हैंड इक्विपमेंट खरीदना बेचना हो, वो खरीद बेच पाए। किसी को रेंट पे लेना, आपके पास सामान अवेलेबल है, मुझे उसकी जरूरत है, मैं खरीदने की बजाय आपसे रेंट पे ले लूँ, आपको कुछ पैसा दूँ, आपकी इनकम बढ़ी, मुझे वो सामान इजीली अवेलेबल हो गया, मेरा पैसा बचा, तो बेनिफिट दोनों को हुआ। तो हमने पहले फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर शुरू किया, किसान फ्री में आपस में खरीदे बेचे। उसके बाद जब फार्मर थोड़े बेस हमारा ठीक बन गया, तो हमने देखा कि कैसे फार्मर को अब इनपुट बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि पैसे भी आने चाहिए। मेन चीज क्या है, ठीक है, एक जुनून था, जोश था, लेकिन वो तब तक रहता जब अब तक आपके जेब में पैसे होते हैं। बिल्कुल। मतलब जो बोलते हैं ना कि भूखे पेट वजन नहीं होता। हाँ। तो वही है। तो हमारे दिमाग में आया कि अब रेवेन्यू कैसे कमाए, पैसा कैसे कमाए, पहली चीज ये है। क्योंकि जो एक गोल लेके चले थे वो तब तक जिंदा रहता तक हमारे पास कहीं ना कहीं सोर्सेज होते। तो हमने फिर फैक्ट्री डायरेक्ट फार्मर शुरू किया, मैन्युफैक्चर से लिया, मिडिलमैन को बाईपास किया, फार्मर के पास हमने सामान पहुंचा दिया। उसमें हमारा मार्जिन था, जिससे क्या कुछ पैसा आना शुरू हो गया हमारा। कुछ फार्मर्स को भी तो रेट अच्छा मिला होगा, मिडिलमैन हटा दिया तो। एग्जैक्टली, फार्मर को हमने प्राइस मार्केट से कहीं ना कहीं कम प्राइस दिया, उसमें हमारा मार्जिन भी था, फार्मर को बेनिफिट था कि उसके पास सामान है, वो आसानी से पहुंच गया और सस्ता पहुंचा। बेनिफिट दोनों को था। फिर हमने एक प्रॉब्लम और देखी वहां पे कि हमारा फार्मर आज के वक्त में क्या है, मतलब डिजिटलाइजेशन इतना हो नहीं पाया है, टेक्नोलॉजी इतनी ट्रांसफर हो नहीं पाई है फार्मर के पास है। तब हमने ये देखा कि कैसे ज्यादा फार्मर तक ये नॉलेज पहुंचाए। पहली चीज ये है, क्योंकि फार्मर डिजिटल चीजों पे ट्रस्ट कम करता है, पढ़ा लिखा कम है, तो प्रॉब्लम रहती है ये। तब हमने क्या किया था, पहले हम सिर्फ डिजिटल काम कर रहे थे, फिर हमने फिजिकल एक्टिविटी करनी शुरू की, फार्मर के बीच में जाना शुरू किया। हाँ, हमने किसान चौपाल लगाई, फिर हमने क्या किया, किसान मेले लगाए। आपने जो शार्क टैंक में वीडियो में देखा होगा कि वो हमारे किसान मेले की वीडियो थी। तो उसमें क्या था कि ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसान मेले लगाए खुद से। मतलब हमने ऐसी जगह मेले लगाया है जहाँ पे आज तक कभी मेला नहीं लगा था। आज़ादी के बाद से आज तक कभी मेला नहीं लगा। हमने वहाँ पे एग्री स्टार्टअप्स को बुलाया, और जो कंपनीज के नई नई इनोवेशंस थी उनको हमने ग्राउंड लेवल पे फार्मर तक पहुँचाया, ताकि एक्चुअल नॉलेज ट्रांसफर भी हो पाए। इन इवेंट्स के थ्रू हम 50,000 से ज़्यादा फार्मर्स का सोल टेस्ट रिपोर्ट उनको दे चुके हैं। कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देखिएगा, ऐसे लोग हैं हमारे देश में, मतलब इनोवेशंस कितनी हो चुकी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो पाया अब तक। लोगों को अभी तक ऐसे हमें बहुत सारे फार्मर मिले जिन्होंने लाइफ में कभी सोल टेस्ट नहीं करवाया। मतलब आपको प्रॉब्लम क्या है आपको नहीं पता है, पता ही नहीं, आप फिर भी कोई भी दवा खा रहे हो, फेल हो जाते हैं ना फिर वो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम हमने देखी थी, तो वहां से हमारी शुरुआत हुई थी। पहले फार्मर टू फार्मर शुरू किया, फिर उसके बाद फैक्ट्री टू फार्मर शुरू किया, फिर फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू की। जब एक पेज बनना शुरू, फिर हमने फार्मर के प्रोडक्ट को भी आगे खरीद के सेल करना शुरू किया, ताकि फार्मर का इनपुट कॉस्ट कम हो और उसको उसके पास एक्स्ट्रा पैसा आ पाए। ये हमारी शुरुआत से लेकर आखिर तक जर्नी रही है। बहुत बढ़िया नीरज भाई। तो जो आप जैसे जब शार्क टैंक में पिच कर रहे थे, तो जो नेगोशिएशंस हो रही थी, तो नेगोशिएशंस ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। इनफैक्ट मतलब एक होता ना कि उस वक्त जब हमें लगा, उन्होंने जब हमें बताया, तो उस वक्त हमें भी था कि नहीं, मतलब ये चीज़, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, आप एक चीज़ देखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हमारी लड़ाई जो थी वो हक के लिए थी, फार्मर के हक के लिए, और वहाँ पे इक्विटी भी हमारा हक ही था। तो वहाँ पे नेगोशिएशन हम ये कर रहे थे कि मतलब पता ना कि हम बाहर भी गए थे, हमने टाइम लेके हम डिस्कस करेंगे, तो मोनिका मैडम है, उन्होंने कहा था कि भाई हम नहीं देंगे, आप मना कर दो,
कि अच्छा। हमारी वैल्यू ज़्यादा है, हम इस पे नहीं करेंगे, फादर साहब ने मना किया था। तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई थी, जैसे जो मैंने पहले बताया था कि पैसा वहाँ हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं था। साक्स की नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनका नेटवर्क हमारे लिए जरूरी था। इसलिए हमने कहा यार एक काम करते हैं, इनकी नॉलेज से, इनके एक्सपीरियंस से पता नहीं कितना कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो चीज़ें नहीं दिखाते। कई बार ऐसा होता है कि टाइम की हाँ वो तो है ही, तभी तो हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं आपसे। हाँ, तब उस वक्त यही हुआ था कि मेरे एक ही वर्ड थे, मैंने एक ही बोल दी मेरे को फाउंडर को, यार एक काम करते हैं, अगर इनकी नॉलेज से इन्होंने अगर हमारा साथ दिया, या अगर हमारे साथ कोई भी आया पर्सन, तो इनकी नॉलेज, इनका एक्सपीरियंस और इनके नेटवर्क से हम इतना कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम काम कर सकते हैं ना, काम कर सकते हैं, नॉलेज उनके पास है, और क्या चाहिए हमें, फिर तो कर लेंगे। इसलिए हमने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली नीरज भाई की, जो फार्मर्स, जो वो आपके लिए भी लागू होती है कि आपके फादर साहब ने भी आपको यही बोला कि आप पढ़ लो और फार्मिंग से हट जाओ। हाँ। राइट, फार्मिंग नहीं करनी, यदि पढ़ोगे नहीं तो फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो ये सोच कैसे बदली जाएगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम अभी भी हम इंडिया को बोलते हैं हम अपने फूड के लिए सेल्फ रिलायंट है, हम खुद अपना प्रोड्यूस करते हैं, बट यदि ऐसे ही करते रहे तो एक दिन आएगा जब हम अपना फूड अपने लिए सफिशिएंट नहीं होगा हमारे लिए। आप एक चीज देखिएगा, इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूँ, मेरे फादर साहब ने, एक होता है ना कि जो हमें दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, हम वही देखते हैं, वही हमारे दिमाग में प्लान बनता है। मेरे फादर साहब ने नौकरी नहीं की थी। उसका रीजन क्या था कि उस वक्त जब फादर साहब पढ़ते थे तब ये बोला जाता था कि सबसे उत्तम खेती, दूसरा मध्यम व्यापार, ठीक है, तीसरा होता है नौकरी सबसे नीचे। ये होता था एक्चुअल में, क्योंकि उस वक्त मेरे ग्रैंडफादर भी थे, मतलब मैंने ऐसे बहुत लोग देखे थे जिन्होंने नौकरी नहीं की, नौकरी उन्हें मिली, उन्होंने मना कर दिया। ऐसे लोग भी देखे इन्होंने 1 साल नौकरी की, हम नहीं करते भाई, अरे नहीं यार यहाँ पे किसी की गुलामी नहीं होती। पहले की होता था कि भाई हमें किसी की गुलामी नहीं करनी, हमारा खुद का काम है, खेती बाड़ी करेंगे, यहाँ से करेंगे। और जो एक तरह से जो फैलाया गया ना कि मतलब हमारे देश में कभी अनाज नहीं था। आप गांव में जाके देखो, गांव में कौन बोलेगा ऐसा कि भाई हम भूखा कोई नहीं मरता आज भी गांव में। तो वैसा धीरे धीरे जो स्कूलिंग कल्चर आया, जो स्कूल जब शिक्षा को बिजनेस बना दिया गया ना, तब वहां से नौकरी का कॉन्सेप्ट निकल के आया है। और वहीं से फिर लोगों ने यही करना शुरू कर दिया, जो क्योंकि हम भी सुनते आए थे, फादर साहब ने सुना था। क्योंकि हुआ क्या था कि जब शिक्षा को ही बिजनेस बना दिया गया था ना, तब लोगों के दिमाग में वहां से बात डलनी शुरू हुई थी कि आप पढ़ लो वरना आपको खेती करनी पड़ेगी, पढ़ लोगे तो नौकरी मिल जाएगी। तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो माइंड का परिवर्तन होना शुरू हुआ था, माइंड वाइट वॉश कर दिया। वो बहुत साल से होता है। फादर साहब थे, क्योंकि उस वक्त आई थिंक 50 साल से प्राइवेट से एजुकेशन शुरू हो चुकी है। तो वहां से आप मतलब स्कूल, एक बात खुद देखो, अगर स्कूल वाले आपको बोल दे कि अरे पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, आप कुछ भी कर लोगे, तो क्या लगता है कितने लोग पढ़ेंगे, कितना क्या होगा? हाँ, बोला ये जाता है कि पढ़ लो वरना क्या होगा, नौकरी मिलनी है तो उसके लिए आपको मार्क्स चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि हर एक के दिमाग में क्या है, भाई पढ़ाई कर लो नहीं तो खेती करनी पड़ेगी। अरे मैं आपको बताता हूँ नीरज भाई, हम बहुत ओला उबर यूज करते हैं यहाँ पे ना, दिल्ली में, एनसीआर में। तो मुझे इतने टैक्सी ड्राइवर्स मिलते हैं जिनके पीछे एकड़ों की लैंड है, हाँ, खेतों में, और वो यहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं। तो भाई क्यों? मतलब सबसे मेन चीज वही है। देखो आजकल क्या होगा, देखो नो डाउट के जो फार्मिंग है उसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, हाँ, काम करना पड़ता है। आजकल लोग क्या होता है कि मतलब वो मेहनत करने से डरते हैं, होता है कि मतलब ये रहता है कि यार मतलब वो मेहनत नहीं कर पाते। या फिर दूसरा ऐसा भी होता है कि जैसे माहौल जैसा बना हुआ है कि मतलब खेत में उसको, मतलब फार्मिंग को ना इतना डिग्रेड कर दिया गया है कि लोग ये करते हैं कि यार ये तो खेती करता है, ये तो फार्मर है, मतलब उस तरह से देखा जाता है। कई बार इस वजह से लोग क्या करते हैं कि उसको छोड़ के यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर भी रह रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, मतलब आप एक चीज देखिएगा, मुझे ना एक पर्सन मिले थे, आपने नाम सुना होगा, भारत भूषण त्यागी जी, पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी, मेरे गुरु हैं वो। उनसे मैंने एक बात कही थी, उन्होंने एक बात बोली थी, मेरे घर में कोई नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि फार्मिंग में इतना, मतलब आज के वक्त में फार्मिंग में इतनी एबिलिटी है कि कोई भी फार्मर अगर अच्छी नॉलेज से अगर वो पहले समझे मार्केट की डिमांड क्या है, पहली चीज तो ये है। अभी फार्मिंग में प्रॉब्लम ये भी है कि जो फार्मर है हमारे देश का, वो ये समझ नहीं पाता कि कस्टमर की डिमांड क्या है, फार्मर एक किसी भी कंज्यूमर को क्या चाहिए। अब ऐसे देखिएगा, आपने शूज पहने हैं, आप कुछ भी पहन रहे हो, तो आपकी डिमांड जो है उसी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके आपको दिया जाता है, आप उसको कहना कि हैप्पीली एक्सेप्ट करते हो। फार्मर की प्रॉब्लम यही होती है कि वो ये नहीं समझ रहा आज के वक्त में भी कि
लोगों की डिमांड क्या है, वो सिर्फ क्या है। इनफैक्ट हरियाणा पंजाब है, हरित क्रांति के बाद ना लोगों को एक ही पैटर्न की खेती करने की आदत पड़ गई है। वो भी मैंने सुना हुआ हाँ है। एग्जैक्टली, अगर वो उसको बदले, कस्टमर की नीड को समझे, उसकी नीड को समझ के उनके कोल्डिंग जो कस्टमर चाहता है उसको बना के दो, और फिर उससे प्राइस लो अपनी मर्जी का। तो वहां पे फार्मर अभी तक, मतलब फार्मर ने क्या किया है, एग्रीकल्चर को ना एज ए बिजनेस नहीं किया अभी तक ट्रीट। अगर फार्मर एज ए बिजनेस फार्मिंग को ट्रीट करे, फिर उसके बाद देखिएगा कि इनफैक्ट नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे ज्यादा पैसा पीसफुली घर पे बैठ के अपना काम खुद करके आता है, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। ना आपको कोई टोकने वाला होता है, ना आपको कोई ऑर्डर देने वाला होता है, और ना आपको ये पॉल्यूशन मिलता है। भाई सबसे अच्छी बात ये है। मतलब इनफैक्ट मैंने देखा है जो मेरे मतलब पता नहीं, अगर हमारी पहले की इनफैक्ट आप 2 जनरेशन पहले की अगर हम बात करें, हर कोई फार्मर था। हाँ हाँ, वो तो हर कोई है। फार्मर था, सब खेती करते थे, सब चीजें बहुत अच्छी थी। आज के वक्त में यही होता है ना कि मतलब जो लोग गांव में अपने महलों को छोड़ के यहाँ घोंसलों में रह रहे हैं। आप देखो, दूसरी बात अभी ट्रेंड नो डाउट कि बदल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जॉब कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ करके दोबारा गांव की तरफ भाग रहे हैं। वहां पे आज के वक्त में बहुत लोग हैं, आप अपने आसपास देखिएगा कि लोग गांव में जाके जमीन खरीद रहे हैं। हाँ जी, कि वहां पे रहेंगे, अब पीसफुली रहेंगे, अब अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे। हर कोई यही कर रहा है। वो चाहिए ना, वो ये दौर डिफरेंट हो गया, तभी हम बैठे हैं यहाँ पर। हाँ। कि दौर बदल गया। पहले गांव से लोग शहर भागते थे, अब जो आपने कहा ना, शहर से पढ़े लिखे लोग कुछ नौकरी करने के बाद वो गांव भागते हैं, कहते हैं कि यार एक पीसफुल लाइफ चाहिए, वहां पे सब कुछ है। अब गांव में भी स्कूल है, प्राइमरी एजुकेशन अच्छी मिल जाती है। और दूसरी बात ये भी होता है कि वहां पे जो पीस मिलता है आपको, ठीक है, जो शांति मिलती है, और मतलब पोल्यूशन नहीं होता वहां पे, मतलब वो भागदौड़ वाली जिंदगी नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि इनफैक्ट मैंने बहुत लोग मेरे साथ के जो थे सबको देखा है, सुबह 7 बजे उठ के ऐसे भागते हैं ओके, उसके बाद रात को 9 बजे घर में वापस जाते हैं। मतलब फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं होता। और आप गांव में जाके देखो भाई साहब, उनकी टाइम ही टाइम है, इतना टाइम उनके पास होता है ना। चौपाल पे बैठे होंगे, चौपाल पे खेल रहे होंगे, मतलब बातें आ रहे होंगे। यही तो बात है। एक मतलब मैंने वहां पे ना लोगों को स्ट्रेस में नहीं देखा मतलब वो टेंशन जो यहाँ पे होता है ना, मेरा प्रॉब्लम, यहाँ पे लोग कंसल्ट करते हैं कि अभी मुझे टेंशन हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रही है। मतलब वहां पे एक्चुअल में होता है ना कि हम गांव में क्या बोलते हैं कि ये टेंशन है ना, ये अमीर लोगों की बीमारी है। मतलब वहां पे किसी को टेंशन नहीं होती, सब रिलैक्स है, उनके पास टाइम है प्रॉपर, जो मन करे जब चाहे तब करते हैं। मतलब आप देखो कि ताश खेल के पूरा दिन टाइम पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। जो काम करना था उसने अपना 1 घंटे 2 घंटे काम किया, उसके बाद फ्री है उसके पास। और क्या चाहिए आदमी को? पीस चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है फैमिली के लिए, सब उनके पास होता है गाँव में। जब पानी देना है तो पानी दे दिया, जब दवाई छिड़कनी है दवाई छिड़क ली, बस मतलब जो काम करना है वो कर लिया, उसके बाद टाइम है। हाँ, अभी तो होगी खेती, होगी, जब होगी तो मैं काम दोबारा वापस उसी स्पीड से काम होगा। उनके पास टाइम होता है, सब चीजें होती हैं। तो अभी आपने जैसे बात करी थी ना कि आलू गोभी की हमने बात करी, तो मैंने भी अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा, आर्टिकल्स देखे, जहाँ पे अभी गोभी का प्राइस जो है वो मार्केट में 10 रुपए किलो की बिक रही थी, मेरे घर पे आके 10 रुपए की बिक रही थी। तो नेचुरली फार्मर्स को तो कुछ पैसा नहीं मिल रहा होगा। तो मैंने न्यूज में पढ़ा कि फार्मर्स ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया अपनी खेती पर। ये तो शेयर वेस्टेज ऑफ फूड है, और वो भी मतलब वेस्टेज ऑफ फूड तो है ही, उन फार्मर्स की मेहनत है जो उन्होंने उगाया, उनको सींचा, और उसके बाद उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया कि काटने के पैसे ही नहीं मिल रहे। एग्जैक्टली मतलब ये सबसे बड़ी एक फार्मर के लिए प्रॉब्लम है। अभी सॉल्व कैसे किया जाए? क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी गोभी के साथ है, हमेशा आलू के साथ भी होती है, ऐसी टमाटर के साथ भी सुन रखी है मैंने। इनफैक्ट आप एक चीज देखिएगा, प्रॉब्लम जहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब तो ना, अगर एक्चुअल ढंग से फार्मर के पास नॉलेज और रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एक वक्त ऐसा भी आया है जब आपने 100 रुपए किलो टमाटर खरीदे थे। हाँ बिल्कुल, 1.5 साल पहले। हाँ, थोड़े दिन पहले की बात है। आपने 100 किलो रुपए, मतलब 100 रुपीज पर केजी तक टमाटर खरीदे। मीम्स बन गए थे सर। हाँ, और एक उसी 6 महीने के बाद ये वक्त भी आया कि आप टमाटर को रोड पे फेंक रहे हैं फार्मर। खेत में उसको मतलब खेत के अंदर ही मिला रहे हैं। मतलब कहने के इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन इजीली हो सकता है अगर फार्मर को एक्चुअल नॉलेज ट्रांसफर दिया जाए, कैसे वो अपने प्रोडक्ट को वैल्यू ऐड करके सेल कर सकते हैं, उनको एक मार्केट प्लेस। मेन चीज एक प्रॉब्लम ये भी है, फार्मर को जो खुद समझना पड़ेगा, फार्मर को ना एज ए सेल्समैन भी काम करना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट को आपको खुद ही बेचना पड़ता है, क्योंकि उसकी नॉलेज आपको है, किसी और को नहीं है। फार्मर उसके अंदर वैल्यू ऐड करे, पहला उसको अच्छे रिसोर्सेज मिल जाए, ताकि जब मार्केट में प्राइस नहीं मिल रहा तब वो उसको स्टोर करके रख पाए, उसके बाद में धीरे धीरे निकाले। ऐसा फार्मर कर सकता है, क्योंकि प्राइस जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ना, उस वक्त क्या होता है कि मार्केट में जैसी डिमांड होगी वैसे ही आपको प्राइस मिलता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपने प्रोडक्ट को
रख के, कोल्ड स्टोरेज में रख के धीरे धीरे बाद में निकाल सकते हो। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। जैसे आप एक चीज देखिएगा, अभी लास्ट ईयर की बात है, ओनियन का प्राइस बहुत ज्यादा जा रहा था, बहुत ज्यादा। ओके, लोग क्या कर रहे थे, उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे फार्मर। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा था। अब एक चीज देखिएगा, जब फार्मर को पैसा मिल रहा था, अब फार्मर कमा रहा था वहां पे उस वक्त अच्छा, अब एक बार उसने, अब एक चीज देखो ना कि उसने 1 रुपए केजी भी बेचा है, अपने खेत में अपनी फसल को दोबारा मिला भी दिया है, 1 रुपया नहीं मिला उसको, उसने पैसा भी खर्च किया, उस वक्त उसके साथ कोई नहीं खड़ा था, ठीक है, क्यों, उस वक्त एमएसपी नहीं थी, कोई खड़ा नहीं था। लेकिन जब उसको अच्छा प्राइस मिलना शुरू हुआ, अब लोगों ने क्या चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारे प्याज है 50 रुपए केजी तक पहुंच गया, 60 रुपए केजी तक पहुंच गया, फार्मर को एक्सपोर्ट में अच्छा प्राइस मिल रहा था। अब गवर्नमेंट जब वहां पे बैन लगाया है कि भाई आप इस रेट पे क्यों बेच रहे हो, आपको एक्सपोर्ट नहीं करना, एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, ताकि जब एक्सपोर्ट जाना, ओनियन बाहर जाना बंद हो गया, तो उससे क्या हुआ कि ये प्राइस यहाँ नॉर्मल हो गए। जब आपने किसान को ज्यादा पैसे कमाने से रोका भी है, तो उसको एमएसपी दो, कम से कम जो उसकी फसल के ऊपर लगा है वो पैसा था उसको वापस मिलना चाहिए कम से कम। तो इसका तो वही है ना कि सॉल्यूशन, जैसे आपने कहा कि फार्मर्स को देखना पड़ेगा कि कौन राइट बंदा है जो खरीदेगा उसका, क्योंकि यदि मतलब इतनी सारी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, और ये सारी जो हम फूड आइटम्स हैं, हम जो पेरिशेबल आइटम्स की बात कर रहे हैं, वेजिटेबल्स की स्पेसिफिकली, तो इतनी सारी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, वो तो इनको प्रोसेस कर लेती है, सस्ता होगा तो भी खरीद लेगी, महंगा होगा तो भी खरीद लेगी, तो भी खरीदती है। तो उनके लिए वहां तक पहुंचना है बस आपको। एग्जैक्टली देखो, अभी ना जैसे कुछ चीजें होती हैं, गलती भी होती है, जैसे अभी जो फार्मर रजिस्ट्रेशन हुआ था, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया था, वो कॉर्पोरेट को बोल रहे थे कि आप किसान से जुड़ो, ये चीजें, कई चीजें थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। मतलब एक होता है कि मतलब लोग किसी और के इन्फ्लुएंस में आके बातों को समझ नहीं पाते, पर ना ये काम काफी अच्छा था अगर फार्मर इस बात को सुनता समझता कि कोई आपसे बोल रहा है कि आप ये उगाओ, मैं मिनिमम इस प्राइस पे तो खरीद लूंगा, चाहे कॉर्पोरेट, हमें क्या फर्क पड़ता है गवर्नमेंट खरीदे या कोई और खरीदे, बिल्कुल ठीक है। तो उनके साथ ये हो रहा था, ये अच्छी बात थी, उनका हाँ, उन जो 3 लॉज थे जिसमें काफी एजुकेशन भी हुआ था, तो उनमें कुछ बदलाव होते तो फार्मर के लिए वो बहुत हेल्पफुल थे, वो प्रॉब्लम नहीं रहती उनको। लेकिन जो हो गया अब उसका तो हम बदल नहीं सकते हैं। नहीं, फिर दोबारा क्यों ना ला सकते हैं। और अब गवर्नमेंट का रेगुलेशन क्यों चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट की रेगुलेशन क्यों चाहिए? एग्जैक्टली, मतलब आप खुद जाओ ना कॉर्पोरेट के पास। एग्जैक्टली, आप सबसे बड़ी बात ये है कि फार्मर को ना एज ए बिजनेसमैन सोचना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जो आपने कहा ना, वो बहुत दिमाग चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मतलब सबसे मेन चीज क्या है कि आज भी कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, मतलब इनफैक्ट आप किसी बिजनेसमैन को देखोगे, वो क्या करता है, पहले देखता है कि मार्केट में डिमांड क्या है। बिल्कुल। अब एक चीज देखिएगा, आप जब दुकानों में जाते हो, दिवाली के टाइम पे क्या आपको रंग मिलते हैं? नहीं। अभी होली का टाइम है, क्या पिचकारियां मिलती है दिवाली के टाइम पे? आप दिवाली के टाइम पे अगर पिचकारियां और रंग बेचने की कोशिश करोगे तो कौन खरीदेगा? तो मतलब ये फार्मर को भी जरूरत है ये सोचने की, समझने की कि अभी लोगों को क्या चाहिए, जो उनको चाहिए ना वही दो ना। आप वो क्यों उगा रहे हो कि शायद लोगों को जरूरत ही नहीं है, फिर आपको वही उगाना है, अब वही उगा रहे हो तो प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं। इसमें दोनों जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं फार्मर भी जिम्मेदार है इसका। फार्मर अगर ये सोच के समझ के करे कि लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है तो उनके पास जाए, और कहीं ना कहीं लोगों को भी थोड़ा अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बजाय आप एक फैमिली डॉक्टर चुनो, अपनी फैमिली फार्मर चुनिएगा, फार्मर ढूंढिएगा, अच्छा खाएं, फार्मर को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, अब आपकी जेब से जा ही रहा है, पहली बात तो यह है, आपको कम देना पड़ेगा उनको, फार्मर के पास पैसा पहुंचेगा। और कहने की फार्मर को वो उगाना चाहिए जो लोगों की डिमांड है, उनकी जरूरत है, ताकि आज के वक्त में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं कि आप मार्केट की डिमांड को देख के उसको उगाइएगा। ऐसा नहीं कि वो भेड़ चाल एक ने उगाया सबने उगा दिया, फिर वो प्रॉब्लम रहती है। नहीं, जैसे मेरे को पता है, आपको पता है नीरज भाई, पहले कहाँ गुड़गांव में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग होती थी? हाँ, आज हो रही है। लोगों ने डिमांड को समझा है, उन्होंने तो स्ट्रॉबेरी फार्मिंग लोगों के लिए खोल दी है। जाओ, वो तो एक बिजनेस बना लिया, फार्मिंग तो कर ही रहे हो, आओ 50 रुपए दो, फार्मिंग देखो, मजे लो, फोटो खींचो, जाओ। डेफिनेटली, मतलब फार्मर को इसी तरह से फार्मिंग को एक बिजनेस बनाना होगा, क्योंकि उसको वो देना होगा जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज यही होती है। अभी मेरे दिमाग में ना क्वेश्चन चल रहा है, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस चल रही होती हैं जहाँ पे अभी हम बैक स्टेज पे बात भी कर रहे थे कि कोई एक यूट्यूब वीडियो आई, उसने कहा यार आप ना मशरूम फार्मिंग करो और आप खूब पैसा कमा सकते हो, और मैंने इतना कमाया। बहुत सारी यूट्यूब फार्मिंग वीडियोस होती हैं। सिमिलरली आपकी एक केसर की फार्मिंग की भी चल रही है कि घर में उगा लिया, आपको कश्मीर की जरूरत नहीं है।
हैं, तो ये आप हंस रहे हैं, मुझे पक्का पता है इसमें कुछ ना कुछ तो झोल चलते देखिए, हैं। मैं ना दर्शकों से बात करना चाहूंगा एक बार। मैं ना आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि आपको कुछ भी करना है, एक्साइट होके मत कीजिएगा, किसी के बोलने पे, उसकी बात पे ट्रस्ट करके मत कीजिएगा। पहले वहां जाके देखो, समझो, उसके बाद ट्राई करो। अपने हाथ जलाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है कि लोग कमाने रहते हैं, कोई ना कोई कमा रहा होता है तभी ये बात बोल रहा है। लेकिन बात ये जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 लोग कमा रहे होते हैं, ये बात कोई नहीं बताता। 100 में से हो सकता है कि 2 लोग कमा रहे हो। अब आपको जो 2 लोग कमा रहे हैं ना, उस जितनी नॉलेज होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। पहले क्या करना होगा कि अगर आपको कुछ भी करना है, पहले डिसाइड करो, उसका एक्सपीरियंस लो, सीखो, समझो, टाइम दो, उसके बाद थोड़ी से शुरू करो। बजाय आप ज़्यादा से शुरू करो, आप थोड़े से शुरू करो। आपको मशरूम फार्मिंग करनी है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा कितना लगाओ, कम लगाओ, ताकि उससे क्या होगा, जला तो ना, एक मैंने एक कहानी सुनी थी कि बाल पे पत्थर फेंको, फिर पहाड़ के ऊपर फेंको, फिर पहाड़ को खींचो। अगर नीचे आया तो पूरा पहाड़ आया, और गया तो क्या गया, बाल गया। तो उतना ही करना चाहिए। सबसे जरूरी चीज थी, एक फिल्म का डायलॉग था, ये काफी अच्छा लगा मुझे जब मैंने देखा। तो यही करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कम से। अच्छा। वहां से सीखते रहो, उसके बाद आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसी बात नहीं है कि लोग कमा नहीं रहे, कमा रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन 100 में से वो लोग कमा रहे होंगे जिनको नॉलेज है, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको मार्केट की समझ है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे शेयर मार्केट में बोलते हैं ना कि इन्वेस्ट ऑन योर ओन रिस्क। हाँ, ये वही बात है। नॉलेज है, समझ है तो आप कमा लोगे, अगर नॉलेज समझ नहीं है तो आपका पैसा खराब है। वो तो यहाँ पे भी लागू होता है ये। बिल्कुल। मतलब जो आपने बोला ना, जैसे मेरे घर में भी छोटा सा फार्म है जहाँ पे, मतलब बहुत छोटा सा, जहाँ पे आप अपने फूल लगाते हो, राइट? थोड़ा सा गार्डन होता है घर के बाहर। अच्छी, वहां से स्टार्ट कर लो, क्या दिक्कत है? हाँ, तो आप वहां से शुरू कीजिएगा। तो मेरी मम्मी जो है वो YouTube वीडियोस देखकर, वो मेरे जो माली आता है उसको बोलती है, अच्छा ये तो YouTube पे देखा ऐसे हो जाता है। कहता है मैम ऐसा नहीं होता है, वो YouTube पे जो दिखाते हैं वो एक अलग इन्वायरमेंट में होता है, अलग चीज में होता है, वो यहाँ नहीं होगा। मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग ना इन्फ्लुएंस में आके, मतलब क्या होता है कि हमने कुछ चीज देख लिया, हम मोटिवेट हो गए। भाई जैसे होता है ना कि मूवी देख के मोटिवेट नहीं होना, जंग में नहीं कूदना, पहले देखना है रिस्क क्या है। मतलब ना, वो आपने आग देखा है, और आग देख के ऐसा नहीं है कि उसके अंदर हाथ डाल दो, पहले देख लो कि आग कितनी है, कितनी दूर है, वो सारी चीजें समझ के, आपने क्या पहना, आपके हाथ में क्या है, कितना बच सकते हो, सारे मतलब पहले से नॉलेज लो, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद स्टार्ट करो। कुछ भी करना है तो, कोई भी काम हो, आपको नॉलेज एक्सपीरियंस से ही करना चाहिए, और ज्यादा से मत करो, कम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि आपने कुछ पैसा बर्न भी कर दिया ना तो दिक्कत नहीं है। क्या होगा, आप नॉलेज लोगे, सीखोगे, फिर दोबारा ट्राई कर लो, फिर ट्राई कर लो। जब नॉलेज समझ में आ गई, आपने क्या किया है, 100 रुपीज लगाए हैं, पैसा बर्न हुआ, 50 रुपए मिली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 100 रुपये लगाए हैं, फिर आप 75 रुपीज कमाओगे, फिर 100 लगाए, आप 100 कमा लोगे, फिर 100 से मतलब धीरे धीरे क्या नॉलेज बढ़ती जा रही है, आपको एक्सपीरियंस होता जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, आप वो 100 को 200, फिर उसके बाद वो आप 10x करो, 100x करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फार्मिंग ऐसी चीज है, नॉलेज लो, समझो, या फिर कोई भी काम, कोई भी काम है, नॉलेज समझ एक्सपीरियंस के साथ करो, धीरे धीरे करो, फिर उसके बाद बड़ा बनाते रहो, कोई नुकसान नहीं होता। वरना एक्साइटमेंट में आके कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। तो आप तो इसमें मदद कर रहे हो ना किसानों की, कि जहां पर वो ये समझ सके, जो वो नॉलेज है, जो इनोवेशन है, जो ऑलरेडी मार्केट में, उसको ट्रांसफर करते हैं। वहां पे आपने मेले लगाते हैं। जी हाँ, अब नॉलेज ट्रांसफर भी इसलिए नहीं हो पा रहा ना कि पढ़ा लिखा जो पर्सन है फार्मिंग कम्युनिटी में, वो फार्मिंग छोड़ के बाहर जा रहा है। तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। तो लोगों को कहीं ना कहीं ग्राउंड से जुड़ना होगा, अपने खेत को भी संभालना होगा। नौकरी करो, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, टाइम मिलता है, छुट्टी मिलती है, गांव जाके भी करो, वहां पे मतलब चीजों को देखो, समझो, उससे चीजें बदलेंगी कहीं ना कहीं। और आजकल जो एक हमने अभी बात करी थी कि नया दौर चल रहा है ना, कि शहर से लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं। तो जो शहर से लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं और जाना चाहते हैं, जो जा नहीं पा रहे, तो उनको क्या 2-3 चीजें ऐसी करनी चाहिए कि उनके लिए वो जो जर्नी है वो इजी हो जाए? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज तो ये हो सकता है कि आप अपने आसपास ना एक फैमिली फार्मर को चुन सकते हो। सबसे आसान चीज हो सकती है। आपने क्या किया, अपने आसपास मतलब इनफैक्ट आपके पास सपोज के इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, हाँ। आप पहले तो एक्सपीरियंस लेना चाहते हो कि क्या करूं, कैसे करूं, तो आप क्या कर सकते हो। सबसे आसान चीज आपके लिए, आप अपने आसपास किसी फैमिली फार्मर को चुनिएगा, फैमिली फार्मर बनाइएगा। उसके साथ ये कीजिए कि भाई हम साल में इतनी बार आपके पास विजिट करेंगे, इतना टाइम हम रहेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक रहेंगे। यहाँ से उसमें बेनिफिट क्या होगा, आप अपनी मर्जी का फार्मर को बोल सकते हो कि मेरे लिए ये उगा के दो, आपके लिए उगाएगा वो, उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, नुकसान क्या है। आप खेत में जा रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, समझ रहे हो। जितना टाइम आप बिताते जाओगे ना, उतना चीज़ों को समझते जाओगे। क्योंकि
शहर में जो नौकरी कर रहा है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एजुकेटेड है, चीज़ों को ईजिली समझ सकता है। हाँ जी। ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ कि आपको एक्सपीरियंस हुआ, नॉलेज हुई, पैसा भी खर्च नहीं हुआ ज़्यादा। तो उससे क्या हुआ कि अगर अच्छे इन्वायरमेंट में जाके, मतलब ये होता है ना कि लोग हॉलीडे मनाने के लिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप खेत में जाओ, आप देखिए कितना मजा आता है, बच्चे कितने खुश होते हैं, उनको चीजें सीखने को मिलती हैं कि जो खा रहे हो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और वो पौधा कैसा दिखता है। सबसे पहली चीज ये है, मतलब मैंने ऐसे देखा है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि मतलब वीट है, वीट का पौधा कैसा होता है, वीट कहाँ होती है, या फिर नीचे होती है, ऊपर होती है, मूंगफली कहाँ होती है, मूंगफली क्या होता है। मतलब एक बार बात हुई थी, हम जब पढ़ रहे थे तो था एक पर्सन, बच्चा जिसे फार्मिंग की नॉलेज नहीं थी, पूछा मूंगफली कहाँ होती है, मतलब मूंगफली पेड़ पे होती होगी। मतलब ये होता है कि लोगों को ये नहीं पता कि मतलब बच्चों को ना सिखाना चाहिए वो चीजें। वो मेन चीज क्या होता है कि कम से कम ऐसा जरूर लाइफ में अपने बच्चों को इतना तो सिखाओ कि वो अपना खुद का फूड कैसे उगता है उसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, फार्मिंग के बारे में ना रिस्पेक्ट लोगों की बढ़ेगी, और जो फार्मर है उसकी इनकम बढ़ेगी, और आपको नॉलेज भी होती जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या है, धीरे धीरे सीखा आपने, उसके बाद आप वहाँ पे लैंड ले सकते हो आसपास कहीं ना कहीं। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे मतलब एक साल में कुछ टाइम के लिए वहाँ पे जा सकते हो, अपने लिए अच्छी चीजें उगा सकते हो। जैसे भी है, आपको गार्डन लगाना है, आपको बाग लगाना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे वो प्लान कर सकते हो आप। वो चीजें आसान रहेंगी लोगों के लिए सीखना और करना। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट पहले एक, जैसे आपने कहा कि एक फैमिली फार्मर ढूंढो, मतलब आप मतलब सबसे पहले ना शुरुआत थोड़े से करो बस। हाँ, मैं यही चाहूंगा कि कोई भी पर्सन शुरुआत करे थोड़े से करे, धीरे धीरे चीजों को सीखता जाए, उसके बाद उसके ऊपर काम करता जाए, फिर चीजें बड़ी बनाता जाए, फिर वो चीजें ना आसान होती हैं, और आपको ना रिग्रेट भी नहीं होता। हाँ, वो तो है। जैसे आपने कहा ना रिग्रेट वाली बात, वो बहुत कहते हैं, मेरे को अच्छी लगी कि पैसा बर्न नहीं हो आपका, आपको ऐसा ना लगे यार मैंने तो जितनी सेविंग करी थी वो मेरी खत्म। पैसा फूकना नहीं है, हाँ, पैसे को नहीं यूज करना है। हाँ। सबसे पहली चीज ये होती है। तो जैसे आप अभी केवल हरियाणा में ही फोकस है, या आप अभी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सारा? देखिए अभी हम नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्ट इंडिया पे काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमने जो इवेंट भी किए हैं, अभी हम गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं। हम नाबार्ड है, SFAC है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, उनके लिए भी ऐसे इवेंट्स हमने प्लान किए हैं। हमने किया क्योंकि हमें क्या था, हमें फार्मर तक पहुंचना था। हम जो कर रहे हैं, मेन चीज F2DF का मेन मोटिव है, वो है हमारे देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना। उस नेटवर्क में हर चीज होगी, उसमें उसके बाद हम क्लाइंट को सर्विसेज देंगे। आपको क्या चाहिए आप बताओ, हमारे पास सब कुछ है। आपको क्या बेचना है आप हमें बताओ, हम आपको हम आपका सामान बेचेंगे। या फिर आपको क्या चाहिए हमें बताओ, हम आपको खरीद के आपको देंगे। मतलब हमें इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनना है, और उसी के रास्ते में हमें, उसके लिए जरूरी है कि जरूरी नहीं कि डिजिटल, क्योंकि फार्मर भी डिजिटल नहीं हुआ, तो हम डिजिटल एक्टिविटी भी करते हैं, हम फिजिकल भी करते हैं, ताकि धीरे धीरे जो लोग अभी सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, या फिर जो लोग अभी उसके आदी नहीं है, उनको हम वैसे जोड़ रहे हैं। इसलिए हम फिजिकल और डिजिटल दोनों एक्टिविटी करते हैं, ताकि हम हमारे देश का सबसे बड़ा एक नेटवर्क बना पाएं। और उस नेटवर्क में जो चाहो, मतलब कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज हमारे पास सारी चीजें, डिटेल सब कुछ है। आप अगर आज मुझे ये बोलोगे ना कि आपको क्या फसल, कोई भी सामान खरीदना है, आप मुझे बताओ, मैं आपको खरीद के दे सकता हूँ। दूसरा, अगर आपको ये है कि मुझे ये सामान बेचना है, मुझे ये, मेरी ये सर्विस है, मुझे लोगों तक पहुंचानी है, मैं आपको वो पहुंचा के दिखाऊंगा। क्योंकि हमारे पास क्या है, धीरे धीरे उस नेटवर्क को हम बिल्ड करते जा रहे हैं। हमारे पास 10,000 से ज़्यादा FPO का नेटवर्क है, जहाँ पे 24 लाख फार्मर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी मोबाइल ऐप पे F2DF किसान की ऑनलाइन दुकान पे अभी 4 लाख से ज़्यादा फार्मर्स हैं जो ऑनबोर्ड हैं, वहाँ पे वो डिजिटल हैं। उससे अलग भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। हम अप्रॉक्सीमेट 2000 किसान चौपाल लगा चुके हैं, हम 20 किसान मेले लगा चुके हैं, 12 FPO मेले हम लगा चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों को हमारे साथ फिजिकल जोड़ चुके हैं। तो वो नेटवर्क, वो ग्राउंड पे जो हम काम कर रहे हैं, वहां से हमें बेनिफिट मिलता है। जो हमारा नेटवर्क है वो बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अब धीरे धीरे शुरुआत है, होप्स के बहुत बड़ा होगा जी। मतलब आने वाले समय में हम और इसको, मतलब पूरे हमारे देश का सबसे बड़ा एक नेटवर्क कम्युनिटी हम बना के दे देंगे लोगों को। पर आप इसके थ्रू कॉर्पोरेट्स भी जुड़े हैं, जो कंपनीज, जो कि इतना बड़ा नेटवर्क है, तो वो आपके पास आ सकते हैं कि मुझे ही बेच दो ये सारा सामान, मैं खरीद लूंगा। हम करते हैं ऑलरेडी, मतलब हम